प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता किसी से छिपी हुई नहीं है। वह देश ही नहीं विदेश में भी काफी लोकप्रिय है। ऐसे में अमेरिका का एक संसद ने विश्वास जताया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में वह फिर से निर्वाचित होंगे। जॉर्जिया से रिपब्लिकन सांसद रिच मैककॉर्मिक ने एक इंटरव्यू में कहा, प्रधानमंत्री मोदी काफी लोकप्रिय है। मैं भारत में था, मैंने प्रधानमंत्री मोदी और अन्य कई सांसदों के साथ दोपहर का भोजन किया और पार्टी में उनकी लोकप्रियता देखी। कोई है जो मुझे लगता है कि करीब 70% लोकप्रिय है, तो वह मोदी ही है। वह फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। रणनीतिक संबंध प्रभावित हो गए। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, अर्थव्यवस्था विकास सभी लोगों के प्रति सद्भावना पर उनके प्रगतिशील दृष्टिकोण को देखना, दुनिया भर में प्रवासी भारतीयों के प्रति उनके आवेदन और सकारात्मकता को देखते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था उनके रणनीतिक संबंध प्रभावित हो गए। मैं बहुत सकारात्मक तरीके से उनके प्रभाव की उम्मीद करता हूँ। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार 12 मार्च को फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को और स्पष्ट करने की कोशिश की। कहा, 18 करोड़ भारतीय मुसलमानों को किसी भी स्थिति के नागरिकता संशोधन अधिनियम से डरने की जरूरत नहीं है। इससे उनकी नागरिकता और समुदाय पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वे भारत में रहने वाले हिंदुओं की तरह ही अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले मंगलवार को ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए के तहत भारतीय नागरिकता के लिए गृह मंत्रालय के वेब पोर्टल लॉन्च किया। इस पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों से नागरिकता के लिए आवेदन मांगे गए हैं। केंद्र ने सोमवार को सीएए का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके साथ ही यह कानून देश भर में लागू हो गया। असल में मुस्लिमों को एक घड़ी ने सीएए को लेकर चिंता जताई थी। गृह मंत्रालय ने इसी को क्लियर किया है। शाह ने कहा, नागरिकता देना हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था। गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के सिकंदराबाद में सोशल मीडिया वॉरियर्स मीट में कहा कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से प्रतिनिधित शरणार्थियों को नागरिकता देना हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था। इसके बावजूद कांग्रेस इसके खिलाफ बगवाद करती रही। कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति के कारण सीएए का विरोध करती थी। हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। पीएम मोदी ने उनको नागरिकता देकर उनको सम्मान देने का काम किया है। चिप्स पर विकसित भारत कार्यक्रम के दौरान करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत ये सुविधाएं गुजरात के गलारे, सनंद और असम के मोहरी गांव के स्थापित की जाएगी। इस अवसर पर वह देश भर के युवाओं को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में 1814 संस्थानों के छात्र भाग लेंगे, जिनमें केंद्रीय विश्वविद्यालय, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, एआईआर, आईआईआईएससी और अन्य शीर्ष संस्थान शामिल है। बता दें, भारत को सेमीकंडक्टर उद्योग में अग्रणी बनाने के लिए सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई के लिए केंद्र सरकार ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की। इन परियोजनाओं से सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम मजबूत होगा। ये इकाइयां सेमीकंडक्टर उद्योग में हजारों युवाओं को रोजगार प्रदान करेगी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार आदि जैसे संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देगी। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। ठाकरे ने एक बार फिर उनसे कहा कि अगर उनका अपमान किया जा रहा है तो वे बसपा छोड़ दें। महाराष्ट्र में विपक्ष लोकसभा चुनाव में उनकी जीत सुनिश्चित करेगा। बता दें, ठाकुर ने 2 दिन पहले भी गडकरी को ऐसे ही न्योता दिया था, जिसे गडकरी ने अपरिपक्व बयान बताया। पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि ठाकरे को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि बसपा किसे टिकट दे रही है या नहीं। ठाकरे ने गडकरी को दी मंत्री पद का न्योता। ठाकरे ने मंगलवार को पूर्व महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के प्रसाद में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेसी नेता कृपाशंकर सिंह जैसे लोग जिस पर बसपा ने कथित रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। हालांकि अब उनको प्रधानमंत्री मोदी के साथ उम्मीदवारों की पहली सूची में शामिल किया गया, लेकिन इस सूची से गडकरी का नाम गायब था। मैंने 2 दिन पहले ही गडकरी से कहा था और दोबारा कह रहा हूँ कि अगर आपका अपमान हो रहा है तो आप बसपा छोड़ दें और महाविकास अघाड़ी का शामिल हो जाए। मैं सुनिश्चित करता हूँ कि महाविकास अघाड़ी आपकी जीत सुनिश्चित करेगा। हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम आपको एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपेंगे। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सहयोगी पार्टी जननायक
जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ने के साथ ही सूबे के मौजूदा सीएम मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह को नया सीएम बनने का फैसला किया है। अब हरियाणा की नई सरकार को आज सुबह 11 बजे विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा। नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को सूबे के नए सीएम के तौर पर शपथ ले ली है। बसपा के नायब सिंह सैनी मंगलवार शाम चंडीगढ़ में एक समारोह में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके कुछ ही घंटे पहले भी सूबे के सीएम खट्टर ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ इस्तीफा दे दिया था। सैनी ने 48 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। सैनी ने कल संवाददाताओं से कहा कि हमने राज्यपाल से विधानसभा सत्र बुलाने का आग्रह किया है। इसी दौरान हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे। बसपा को 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिल गया है, जिससे उनका अखंडा 47 हो गया है, जो 90 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के अखंडे से एक अधिक है। जेजेपी के 5 विधायकों को भी बीजेपी में शामिल होने की उम्मीद है। राज्य में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और जेजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। कहा जा रहा है कि बसपा सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी। जेजेपी जो 2019 के लोकसभा चुनाव में कोई भी सीट जीतने में विफल रही, अब सीट शेयरिंग के तहत कम से कम 2 सीटें चाहती थी। अमेरिका में इस साल के अंत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान कराए जाएंगे। रिपब्लिकन पार्टी के दावेदार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बाइडेन का सीधा मुकाबला होगा। बाइडेन को डेमोक्रेट प्रत्याशी बनने के लिए जरूरी डेलीगेट्स को वोट से भी अधिक मत हासिल हो चुके हैं। इसका मतलब चुनावी प्रक्रिया के इस पड़ाव पर कोई और डेमोक्रेट उम्मीदवार बाइडेन को व्हाइट हाउस की रेस से बाहर नहीं कर सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति बनने की रेस में यूं तो कई दावेदार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन 2024 के चुनाव के डेमोक्रेट खेमे से वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ही प्रत्याशी बनेंगे। बाइडेन को रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कड़ी चुनौती मिल रही है। अमेरिका के लगभग 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब लगातार 2 चुनाव में उन्हीं उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। पिछली बार राष्ट्रपति चुनाव 2020 में भी डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन के बीच सीधा मुकाबला हुआ था। गौरतलब है कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी इन प्राइमरी चुनावों में जीत हासिल करने वाले प्रत्याशी को ही राष्ट्रपति पद के लिए दावेदार के तौर पर उतारती है। इन राज्यों में बाइडेन का जनाधार मजबूत, ट्रंप की दावेदारी भी लगभग तय। दरअसल मंगलवार को बाइडेन ने डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से नामांकन पर मुहर लगने के लिए जरूरी संख्या बल हासिल कर लिया। चुनाव के स्तर पर उनके समर्थन में पर्याप्त प्रतिनिधि मतदान कर चुके हैं। डेमोक्रेट खेमे की तरफ से नामांकन की रेस जीतने के लिए बाइडेन को 1978 प्रतिनिधियों की जरूरत थी। जॉर्जिया के अलावा मिसिसिपी, वाशिंगटन राज्य, उत्तरी मरियाना द्वीप में भी बाइडेन को अच्छा समर्थन हासिल है। अमेरिका में चुनाव पर समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को ट्रंप की दावेदारी पर भी अंतिम मुहर लग जाएगी। 12 मार्च को हैदराबाद में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया कि सीएए किसी की नागरिकता नहीं छीनेगा। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और ओवैसी सीएए पर झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस, एआईएमआईएम और बीआरएस सीएए के माध्यम से सताए गए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के सरकार के कदम का विरोध करते हैं। सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। यह एक ऐसा कानून है जो नागरिकता देता है, छीनता नहीं। ओवैसी, खड़गे और राहुल गांधी सभी झूठ बोल रहे हैं, अमित शाह ने कहा है। मोदी सरकार ने सीएए का वादा भी पूरा कर दिया। सीएए से किसी भी देश के नागरिक की नागरिकता जानी नहीं। सीएए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। ये ओवैसी भी झूठ बोल रहे हैं, खड़गे भी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी झूठ बोल रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन भाई बहन आए हैं, उनको नागरिकता देंगे, ये लोग विरोध करते हैं। भाई और बहनों, अभी हमने कहा था कि हम सीएए लाएंगे। जो हमारे बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन भाई बहन आए हैं, उनको नागरिकता देंगे, ये लोग विरोध करते हैं। मगर कल ही मोदी सरकार ने सीएए का वादा भी पूरा कर दिया। करोड़ों हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख
जो आसपास के देशों से आए थे, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, उनको नागरिकता देने का काम कल नरेंद्र भारत में सीएए लागू होने के एक दिन बाद 12 मार्च को एएसयू ने कानून खिलाफ एक बड़ा विरोध मार्च निकाला। मार्च के नेतृत्व असम छात्र संघ के मुख्य सलाहकार समरजुल भट्टाचार्य ने किया। हाथों में बांस की मशालें, तख्तियां और पोस्टर लिए भारी भीड़ ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन के दौरान समरजुल भट्टाचार्य ने सीएए को सांप्रदायिक, असंवैधानिक, भारत विरोधी, पूर्वोत्तर विरोधी बताया। विशेष रूप से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा चुनाव 2024 से कुछ दिन पहले 11 मार्च को सीएए के कार्यान्वयन के लिए नियमों का अधिसूचन किया था। इस अधिनियम का उद्देश्य हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों के सहित सताए गए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है, जो यहाँ से आए थे, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और 31 दिसंबर 2024 से पहले भारत पहुँचे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने 12 मार्च को कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद के ठिकानों पर करीब 18 घंटे तक छापेमारी की थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता ने बड़ा बयान दिया और कहा कि छापेमारी इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बीच चुनावी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं ने भी उन पर चित्रा से चुनाव लड़ने का दबाव डाला था। कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद ने कहा, बहुत सुबह वे आए और वहां से पूरे दिन यातनाएं मिले। उन्होंने मुझे घंटों तक एक जगह खड़ा रखा। वे अभी चले गए। मुझे हजारीबाग लोकसभा टिकट की पेशकश की गई बसपा की ओर से, जिसे मैंने नजरअंदाज कर दिया है। तब मुझ पर भी दबाव डाला गया था। आरएसएस की ओर से आने वाले कई लोगों ने भी मुझ पर चित्रा से लड़ने के लिए दबाव डाला था। मैंने उसे भी नजरअंदाज कर दिया है। वे मुझे हजारीबाग में एक बहुत मजबूत नेता के रूप में देखते हैं, क्योंकि हम है बड़कागांव की सीट लगातार जीत रहे हैं। हम कांग्रेस से है, बीजेपी से नहीं। इतना आसान लक्ष्य है। See, very early morning they came, just entered my bedroom, and from there, I mean, it was just a whole day torture for, especially being a woman. They made me stand in a place for hours. They made me sit in a place for hours and whole day. I mean, just now they left. So this is all. As I said, I was offered Hazaribagh Lok Sabha ticket from BJP, which I have ignored. Then I was offered and pressurized also. So many people coming from RSS side also to I mean, they continuously kept on pressurizing me that you have to fight from Chatra. So I have ignored that also. And बलूच राष्ट्रीय आंदोलन ने 12 मार्च को जिनेवा में यूएनएचआरसी मुख्यालय में पाकिस्तान विरोधी विरोध का आयोजन किया। कार्यकर्ताओं ने आज़ादी समर्थक नारे लगाए और इस्लामाबाद पर बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के गैर उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने निर्दोष बलूचों की तत्काल रिहाई की मांग की, जिन्हें जबरन उठाया गया था। पाकिस्तानी एजेंसियों ने कहा, We want the Pakistan army to be out of Balochistan. Pakistan army is looting and plundering our wealth. Our people are suffering. We want that Pakistan must be dismantled. The international community must take action, because your experience of creating Pakistan, all the nationalities are suffering. Now it's time for the British and America to dismantle